हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25। तो सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये, प्री बोर्ड में जो रिसेंटली हुआ है। तो बच्चों इसमें जो है सेक्शन ए कराते हैं। तो सेक्शन में ए में है 20 क्वेश्चन MCQ। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो कुकिंग ऑफ फूड, इसमें तो जो है हीट एनर्जी देनी पड़ती है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये भी नहीं हो सकती। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, और रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है, हीट रिलीज होती है। जैसे कि मतलब कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और क्या निकलती है, ATP मॉलिक्यूल बनता है, जो क्या है, एनर्जी है। तो क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती है तो इसलिए क्या है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बता रहा है Na2SO4, और क्या बता रहा है, इज एडेड टू 3 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड ये हो गया, तो क्या बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस एक बता रहा है, तो वो क्या हो सकता है, बेरियम सल्फेट, और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट बनेगा, सोडियम, ये बेरियम सल्फेट जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाता बॉटम में, कंटेनर जो भी होगा। तो क्या होगी रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई PQ एंड R इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, इसमें PQR फाइंड आउट करना आपने। तो आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। C6H12O6 और प्लस O2 और क्या है, वाटर। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कार्बन के 6 एटम है, तो यहाँ 6 रख लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ हो गए, फिर हम ये हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 6 पहले से रखा, उसने हिंट दे रखा है। तो हाइड्रोजन के कितने हैं इधर, 6 दूनी 12 और 12 12 24। तो 24 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 इधर रखना पड़ेगा, तो 12 पूजा ये हो गया। अब ऑक्सीजन का बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या है, 6 2 12 और 24 LHS में हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 6 रखना पड़ेगा यहाँ पे हमारे। तो क्या हो जाएगा, अब टोटल मिला के ऑक्सीजन के कितने हो गए, 12 और 6 18, 18 6 24, तो ऑक्सीजन के बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P हमारा ये 6 हो गया, Q हो गया हमारा 12, और क्या हो गया, R कितना हो गया, R हो गया 6। तो ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का B सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। तो इसका आंसर है क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। तो बच्चों ड्राई सिलेक्ट लाइम क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो क्या बन जाता है, ये बन गया आपका सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी पेस्ट की फॉर्म में होगा। तो इसको क्या करा जाता है, ड्राई किया जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड से ड्राई किया जाता है, इससे वाटर हटाया जाता है। तो क्या बन गया, ड्राई, और इसका पाउडर बनाया जाता है पहले। तो इसको बोलते हैं ड्राई सिलेक्ट लाइम। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, क्लोरीन से। तो क्या बनता है, ये बनता है, क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का ये एक तरीका है। तो क्या आंसर होगा, B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन द प्रोडक्ट्स फॉर्म आर। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसको क्या बोल देते हैं, ब्राइन। और इससे जो चीज़ें बनती हैं, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए तो ये 3 आइटमें बनती हैं, क्या, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या आंसर होगा, C। क्वेश्चन नंबर 6,
मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड्स। तो क्या है, पहला वाला ए नॉन मेटल्स विच इज लसरस, तो क्या होना चाहिए, ए का थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का यहाँ नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड बी और डी में है। फिर अगले में चलते हैं बी, ए मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, हीट है लेड, तो बी का फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट इसमें है, तो जाहिर सी बात है कि बी हमने सही कर देना है। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो सी का क्या होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए, सी का फोर्थ होना चाहिए। और डी का ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसको अगर हथेली में रखेंगे पाम में तो ये गलना शुरू हो जाता है, तो जैसे पाम में ये रखते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आंसर हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, आइडेंटिफाई देम। तो ऐसे दो मेटल्स हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम जो है आयरन, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम के बाहर जो है एक लेयर जम जाती है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और आयरन की भी बाहर क्या होता है, उसके सरफेस में आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो स्टीम में ज़्यादा होती है। तो स्टीम क्या करती है, उस लेयर को ब्रेक कर देती है, तब जाके रिएक्शन शुरू होती है एल्यूमिनियम आयरन की। तो इसलिए स्टीम के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर पाता। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टूडेंट नोटिस दैट अ फिश वाज ब्रीथिंग फास्टर देन यूजुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो क्या है, जब वाटर में जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी, यानी वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन जब कम होगी, तो फिश क्या होती है, उसकी ब्रीथिंग फास्टर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ताकि उसके अंदर वो इनहेल कर सके, इसलिए ब्रीथिंग फास्ट होती है। तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन वाटर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर ए लॉन्ग रन एन एथलीट एक्सपीरियंसेस मसल फैटिक, दिस फैटिक इज प्राइमरली ड्यू टू विच प्रोसेस अकरिंग इन द मसल्स। तो ये क्या होता है, वैसे तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड क्या होता है, बनने लगता है, और उसी की वजह से क्या होता है, मसल फैटिक होता है। तो ये किसकी क्या होगा, यहाँ पे जो बी है ये सही हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ ए प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर व्हिच लाइफ प्रोसेस विल बी मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड एंड व्हाट वुड बी ए विजिबल सिम्टम। तो विजिबल सिम्टम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सफ़र करेगी और लीव्स क्या हो जाएगी, विल्ट हो जाएगी, यानी मुरझा जाएगी। होता इसलिए है क्योंकि मान लिया सपोज करो कि ये प्लांट है, लीव्स है, तो रूट से वाटर ऊपर जाता है ऑस्मोसिस के जरिए, और यहाँ पर जो सेल वाल है, सेल वाल के अंदर इंटर करता है, जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू वाटर इंटर कर जाता है, अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होता है, तो ये क्या होगी, लीव्स क्या होगी, लीव्स को क्या करे, फूल जाएगी। तो ये क्या करता है, जो सेल वाल होती है उस पर एक प्रेशर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर, और ट्रिगर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, लीव्स क्या होते हैं, रिजिड होती है, अपराइटेड होती है। तो अगर ये वाटर मतलब लीव्स तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, ये मुरझा जाएगी। तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस, लीव्स विल विल्ट माने मुरझा जाना। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड बैलेंस। तो ये काम कौन करता है, सेरिबेलम। जैसे डांसिंग हो गया, स्पोर्ट्स है, और सर्कस में जो एक्टिविटीज होती हैं, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग गिवन कोड्स। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में, और मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम। बडिंग किस में होता है, यीस्ट में। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, राइजोपस में। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए थर्ड
और बी फर्स्ट और सी फोर्थ। सी क्या है? फोर्थ। नहीं, सी क्या है? बडिंग। सी का सेकंड होना चाहिए, सी का सेकंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। तो डिस्टिंक्ट विजन मीन ताकि इमेज कहाँ बन सके? रेटिना में। तो रेटिना में इमेज फॉर्मेशन के बनने को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट विजन। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हमें सही दिखनी चाहिए। वो सही कब दिखेगी? जब रेटिना में इमेज बनेगी। तो उसको डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। तो क्या होता है? जो नॉर्मल एडल्ट की विजन है उसकी क्या होती है? लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस में नहीं दिखाई देता। ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर हमें दिखाई देता है, उससे कम में कोई चीज़ रखिए तो वो चीज़ ब्लड दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन ए लेजर बीम पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड स्टूडेंट ऑब्जर्व ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, वट प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम होता है दूसरा मीडियम, तो एक मीडियम से लाइट रे क्या होती है? दूसरे मीडियम में जाके क्या होती है? डेविएट हो जाती है। तो इसको तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और डिस्पर्जन बोलते हैं जब लाइट रे क्या होती है? स्प्लिट अप हो जाती है 7 कलर्स में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन देखने के लिए हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रिज्म के थ्रू लाइट बीम को पास करा के। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए टाइपिकल फूड चेन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ट्रॉफिक लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। अब सन क्या होता है? प्लांट को एनर्जी देता है, और प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। और प्लांट्स में क्या करता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जैसे प्लांट में जो है कोई इंसेक्ट्स है तो लीव्स खाता है, और लीव्स को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर यानी फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। तो टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो ये हमारी आइडियल फूड चेन है ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इफेक्ट। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इफेक्ट क्या होता है? सपोज करो कि कोई खेत है और खेत में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड डाले हुए हैं या फर्टिलाइज़र। अब ये बह के रेनी सीजन में क्या होगा? ये पौंड में चले जाएंगे, पौंड में जिसमें मछलियां हैं। अब ये पेस्टिसाइड क्या है? मछलियां खाएंगी, और छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, तो उसमें जो है इसका टॉक्सिसिटी का जो कंसंट्रेशन है केमिकल्स का वो बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर बढ़ता रहेगा, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग सबसे टॉप मोस्ट में होते हैं ट्रॉफिक लेवल में। तो ये केमिकल्स का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में हो जाता है? ह्यूमन बीइंग्स में। लेवल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स बढ़ता जाता है। इसी चीज़ को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेंस कहते हैं। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इफेक्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है मरकरी का। तो मरकरी लेवल्स क्या होगा? छोटी फिश में होगा, तो छोटी फिश से ज़्यादा उससे बड़ी फिश में होगा, और उससे बड़ी फिश से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये एग्जाम्पल है किसका? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 से 20, ये एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या होता है? ये बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और इसका यूज़ किया जाता है जो एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह और घरों में। तो क्या होता है इसमें? एक तो यहाँ पर अंदर एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक और कंटेनर होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड रखा जाता है, और यहाँ पर नोब होती है। इस नोब को जैसे ही घुमाते हैं तो यहाँ पर होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, और जैसे ही नोब को घुमाते हैं जब यूज़ करा जाता है इसका, तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सअप हो जाता है किसके साथ? बेकिंग सोडा के साथ। और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, और भी कोई प्रोडक्ट बनता हुआ, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेना देना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो फ्लेम जहाँ पे जल रहा होता है और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाता है? एक को ब्रेक कर देता, मतलब ऑक्सीजन और जो फ्लेम है उसको मिलने नहीं देता, और आग बुझ जाती है। एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। फ्लेम के चारों तरफ क्या आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्लेम है, तो क्या होती है, आग बुझ जाती है। तो ये बात, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज ए इन सोडा एसिडिक फायर एक्सटिंग्विशर, दिस इज ट्रू। अब देखते हैं यह एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं। बेकिंग सोडा रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड व्हिच हेल्प्स टू स्मोथर फ्लेम्स। स्मोथर मतलब ये ढक जाना, इसको स्मोथर बोलते हैं। तो फ्लेम को ढक देता है कि ऑक्सीजन का रास्ता क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तो ये आग बुझ जाती है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 18, assertion A, traits such as eye color and height are example of inherited traits. These traits are influenced by solely by environmental factors. तो environment फैक्टर से तो केवल हाइट जो है चेंज हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है हाइट, लेकिन आई कलर टोटली इनहेरिटेड है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा क्या है, एजर्सन ए इज राइट, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए बी, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एजर्सन ए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हैज नो यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी एजर्सन ए ट्रू है। अब देखते हैं ये एक्सप्लेनेशन है कि नहीं इसका। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, रेशियो होता है। तो रेशियो जब होता है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो क्या होगा हमारा, एजर्सन ए ट्रू एंड आर इज द, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए। क्वेश्चन नंबर 20, एजर्सन ए ह्यूमन एक्टिविटीज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोसिस्टम। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन बढ़ाना, व्हीकल्स वगैरह जो चलती हैं, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोसिस्टम्स, ये बात सही है। अब देखते हैं आर, एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन कैन लेड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या होगा हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है। तो एक एग्जांपल है जैसे डिफॉरेस्टेशन है। अब डिफॉरेस्टेशन की क्या प्रॉब्लम होती है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता, जो पेड़ काट दिए जाए जंगल के, तो क्या जो एनिमल्स पेड़ों में रहते हैं तो वो क्या होंगे, सफ़र करेंगे। तो उनमें क्या हो सकता है, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। अब जैसे कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन पेस्टिसाइड जैसे खेतों में डाली, तो उससे माइक्रोब्स जो खेतों में है, सॉइल जो होती है, जो न्यूट्रिशन साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है माइक्रोब्स का होना, तो माइक्रोब्स को भी किल कर देता है। माइक्रोब्स नहीं हो रही तो क्या होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया ये। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो बच्चों इसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक है। सेक्शन ए का हम पहले सॉल्यूशन करा चुके हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए स्टूडेंट नोटिसेस दैट some butter left out at room temperature develops an unpleasant odor over time. Explain the cause of this phenomenon. तो बच्चों ये फेनोमेना क्या है, ये होता है रेंसिडिटी। जिसमें कोई फूड आइटम्स होता है, जिसमें फैट होता है, ऑयल होता है, वो क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसमें कुछ फॉल स्मेलिंग गैसेज बनती हैं, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आने लगती है। या फिर उसमें बैक्टीरिया पड़ सकते हैं, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, अल्टीमेटली इसमें भी रिएक्शन होती है और फॉल स्मेलिंग गैसेज निकलती हैं। तो जो है आपने इसका आंसर लिखना है, बटर डेवलप्स एन अनप्लीजेंट ऑडर ओवर टाइम एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेंसिडिटी, ए प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल्स अंडरगो केमिकल चेंजेस। दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ, एक तो ऑक्सीडेशन, द एक्सपोजर ऑफ बटर टू ऑक्सीजन in the air causes the fat to break down, producing unpleasant smelling compounds. दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस, मॉइस्चर इन बटर
can lead to the breakdown of fats in presence of water into free fatty acids which have strong unpleasant odors। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है इसका, और जो बीच में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फॉल स्मेलिंग गैसेस बनती हैं जिनकी स्मेल बैड होती है, ऐसे केमिकल कंपाउंड बनते हैं। तीसरा है माइक्रोबियल एक्टिविटी। इफ बटर इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स कैन ग्रो ऑन इट लीडिंग टू स्पॉइलेज एंड बैड ऑर्डर्स। तो क्या होता है, लंबे टाइम तक अगर इसको क्या करा जाए, रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, मोल्ड्स पड़ जाता है, फंगी, और जिसकी वजह से फूड ख़राब हो जाता है। और तब भी क्या है, क्योंकि फूड को वो ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे भी क्या है, बीच में ऐसे केमिकल कंपाउंड बनते हैं जिनसे स्मेल आने लगती है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन करके ऐसे दे देना चाहिए। दिस इज़ ए आइडियल आंसर। बाकी इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन केस भी लिख सकते हैं आप इसको, तब भी आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्स इन ह्यूमंस इन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बच्चों पहले बता देते हैं, ब्लड तो आप जानते हैं, लिम्स क्या होता है एक्चुअली में, जैसे दो सेल्स होती हैं, और इन सेल्स मतलब कि जो सेल्स होती हैं इनमें जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड बीच में क्या होता है, स्पेस में आ जाता है। तो ये स्पेस पूरी थ्रू आउट बॉडी में बन के जो है ये क्या होता है, एक सिस्टम बन के निकलता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है सेल से, वो इसमें आ जाता है, पूरी बॉडी में थ्रू आउटली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सिस्टम। तो क्या बोलते हैं इसको, लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फ माने जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है सेल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, इसमें आ जाता है स्पेस में, उसी को लिम्फ कहा जाता है। तो आपने दो डिफरेंस ऐसे देने हैं, कंपोजिशन ब्लड के नीचे लिखना है, कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये कंपोजिशन हो गया ब्लड का। और लिम्फ का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें WC होती है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, प्लाज्मा होता है, और RBC इसमें नहीं होती, RBC और प्लेटलेट्स इसमें नहीं होता है। तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, WBC और प्लाज्मा। फंक्शन ब्लड के नीचे फंक्शन में लिख देना आपको, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स सारा ब्लड से ही क्या होता है, एक्सक्रीट होते हैं, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स हो गया। लिम्फ में क्या लिखना है, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको क्या कर देता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। फिल्टर्स पैथोजेंस, और पैथोजेंस इसके लिए क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ के वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं फ्लूइड में, ये लिम्फ नोड्स में जाके वो किल कर देता है, लिम्फ नोड्स में पैथोजेंस किल हो जाते हैं, एंड एड्स इन इम्यून सिस्टम, और इस प्रकार से इम्यून सिस्टम में वो ऐड होता है, मतलब कि इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। तो ये तो होता है लिम्फ का। अल्टीमेटली जो लिम्फ से फ्लड होता है वो फिर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, यानी हार्ट में जाने से पहले ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। हाउ डू स्टोमेटा हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन, एक्सप्लेन। तो और दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस एंड लिस्ट अदर कंपोनेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर लिख देना आपको, स्टोमेटा किस तरह से हेल्प करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा किस प्रकार हेल्प करते हैं, स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर द लीव्स वाइल वाटर एब्जॉर्ब्स बाय रूट्स। तो स्टोमेटा क्या है, सनलाइट में जैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं तो अंदर क्या करते हैं, इंटर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है, और वाटर क्या करता है, रूट से एब्जॉर्ब करती हैं लीव्स, ट्रांसपोर्टेड थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। इन द लीव्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपस में होती है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में, और क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ट्रांसपायरेशन में किस प्रकार स्टोमेटा हेल्प करता है, स्टोमेटा रिलीज एक्सेस वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन
एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दरमियान जितना भी एक्सेस वाटर है वो रिलीज होता है किसके द्वारा, स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाता है एक्सेस वाटर। ट्रांसपायरेशन हेल्प कूल द प्लांट, इस प्रकार से प्लांट को कूल रखता है क्योंकि वाटर का फ्लो मेंटेन करता है ये, रूट से लेके और लीव्स तक फंक्शन का काम करता है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर क्या रूट से ऊपर की तरफ खिंचता है, और फ्लो ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर के साथ में। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल का रोल बताना था दूसरे क्वेश्चन में। उसका आंसर होगा क्लोरोफिल प्लेज अ की रोल इन फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, तो क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना एंड कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, जिसमें हमें कुछ मटेरियल इनपुट के लिए चाहिए होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो चाहिए होते हैं, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। अदर टू कंपाउंड नीडेड, यानी क्लोरोफिल और सनलाइट के अलावा क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए, जो रूट से एब्जॉर्ब होकर लीव्स में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीव्स में इंटर करता है स्टोमेटा के जरिए। Our question number 24, an object is placed at a distance of 30 cm in front of concave mirror, तो ये कॉन्केव मिरर है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन होगा, ये है कॉन्केव मिरर, और इसमें क्या बता रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है, 30 मीटर डिस्टेंस में इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ है कि कितनी, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हो गया आपका पोल। अब इसकी रे डायग्राम बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को रखा गया 30 सेंटीमीटर में, तो एक लाइट रे क्या है, पैरेलल जाएगी जो, तो पैरेलल ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और अपीयर्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, तो ये फोकल पॉइंट हो गया, ये ऐसे अपीयर होगी जैसे कि या एफ से ओरिजिनेट होते हुए हमें दिखेगी, तो ये हो गया फोकल पॉइंट, और एक रेस को दिखा देंगे हम पोल से होते हुए, इसको आगे दिखाएंगे ऐसे करके, इस रेस को एडवांस करके आगे दिखा दिया। अब एक रे को दिखा देंगे पोल से होते हुए, जो पोल से होते हुए जाएगी तो टकरा के क्या होगी, ऐसे आ जाएगी ये, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आगे एडवांस करके दिखा देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है, जहाँ पे दोनों लाइट रे बैक साइड में एडवांस एक्सटेंड करके ये मिल रही हैं, यहाँ पर इमेज बन जाएगी आपकी। तो ये इमेज कैसी बन रही है, इरेक्टेड बन रही है। तो हमें 4 करैक्टरिस्टिक बतानी है इस इमेज की, और कुछ नहीं निकालना। तो करैक्टरिस्टिक पहली वाली क्या होगी कि इमेज फॉर्म के बारे में, जो इमेज है उसकी करैक्टरिस्टिक बतानी है। तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी करैक्टरिस्टिक है इरेक्टेड है, इमेज इज इरेक्टेड या अपराइट, अपराइट मतलब सीधी इमेज बन रही है। और तीसरा स्मॉलर यानी रिड्यूस्ड साइज, रिड्यूस्ड साइज। और चौथा है कि बैक साइड ऑफ द मिरर, इमेज इज एट बैक साइड ऑफ मिरर। तो ये आपको ये 4 करैक्टरिस्टिक बता देनी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ए बल्ब कनेक्टेड टू बैटरी इज रेटेड फॉर 80 वाट एंड 120 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा, जो बल्ब दे रखा हमें दे रखी पावर 80 वाट और वोल्टेज दे रखी है कितनी, 120। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब।
तो एक आंसर होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, V² R। तो P इक्वल टू हमें 80 दे रखा है और V दे रखा है 120 मल्टी 120 अपॉन में R निकालना, R को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 120 मल्टी 120 अपॉन में 80। ये जीरो कैंसिल हो गया और ये कट गया इससे 60 टाइम्स। तो इस प्रकार से 180 ओम हमारा ये रेजिस्टेंस आ गया, ए का आंसर। अब बी का आंसर क्या होगा, हाउ मच करंट डज द बल्ब ड्रॉ व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू बैटरी। अब हमें करंट निकालना है, करंट हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, V इक्वल टू IR। तो वोल्टेज तो हमें दे रखा 120 और R हम निकाल चुके हैं 180। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन 18 180। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2/3, यानी 3 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.66 एम्पियर। तो ये हमारा करंट भी आ गया, यही निकालना था। तो ये बी का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R कैरीज अ करंट I। तो कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, करंट कितना है I है। तो ए का आंसर क्या होगा, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर आफ्टर ए टाइम T। तो टाइम R हमारा रेजिस्टेंस हो गया, T टाइम हो गया और करंट है I। तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग H इक्वल टू I² RT, ये जूल्स हीट इक्वेशन है। तो ये तो हो गया H इक्वल टू I² RT। तो ये एक आंसर हो गया। बी क्या है, व्हाट इफेक्ट वुड डबलिंग द करंट हैव ऑन द हीट प्रोड्यूस्ड। अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी। तो मान लिया हीट प्रोड्यूस्ड H डैश लिख ली, अब करंट को डबल कर देते हैं 2I और R वही रहेगा, T वही है टाइम। तो यहाँ पर ये जो 4I² RT, इसका मतलब क्या है, हीट कितनी है, यानी अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2, तो हीट कितनी हो रही है, हीट बढ़ रही है 4 टाइम्स। चाहो तो आप इसको ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I² RT अपॉन में 4I² RT, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। I² RT 1/4, 4 को इधर लिया है, 4H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये H। तो H इक्वल टू H डैश कितना हो गया 4H, यानी हीट पहले से 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी लिखोगे हीट विल प्रोड्यूस 4 टाइम्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन एन इकोसिस्टम द रिमूवल ऑफ हर्बीवोर्स इज नोटेड, हाउ वुड दिस अफेक्ट द प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। अगर हर्बीवोर्स सारे किसी इकोसिस्टम में ख़त्म हो जाएं तो ये प्रोड्यूसर को किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। तो इसका आंसर होगा, इफ़ हर्बीवोर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम इट कुड लेड टू ओवर ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर पॉपुलेशन। तो क्या होंगे, प्लांट्स और एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको खाने वाला ही नहीं रहा। विदाउट हर्बीवोर्स टू कंज्यूम देम प्रोड्यूसर्स वुड ग्रो। तो प्रोड्यूसर ग्रो होते रहेंगे, यानी प्लांट्स और एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी अनकंट्रोलेबली, पोटेंशियली डिप्लीटिंग रिसोर्सेज लाइक वाटर। उससे क्या हो जाएगा, वाटर, उस इकोसिस्टम में वाटर की प्रॉब्लम आ जाएगी और न्यूट्रिएंट्स की आ जाएंगी, क्योंकि सारा का सारा तो प्लांट ही ले लेंगे। एंड डिसरप्टिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इस प्रकार जो है इकोसिस्टम क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। दूसरा पार्ट है, व्हाट पोटेंशियल इम्पैक्ट कुड दिस सेव ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इफ़ हर्बीवोर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कार्निवोर्स है, दैट ईट हर्बीवोर्स वुड लाइकली एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी। तो जो कार्निवोर्स हैं उनमें क्या होगा, वो फूड की डिफिशियंसी हो जाएगी उनके लिए, सिंस हर्बीवोर्स वुड नो लॉन्गर बी प्रेजेंट टू सर्व एज प्रे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स माइट स्ट्रगल टू फाइंड इनफ फूड। इस प्रकार सेकेंडरी कंज्यूमर सफ़र करने लगेंगे
लैक ऑफ फूड की वजह से, लीडिंग टू ए डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन, और इस प्रकार से उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, फोर्सिंग देम टू अडेप्ट बाय शिफ्टिंग देयर डाइट, उनको अपनी डाइट को शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें उसको कुछ सर्वाइव कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द इंटायर फूड वेव, और इस प्रकार से पूरी फूड वेव क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सेक्शन सी में है क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 33, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्यूरिंग अ क्लास डिस्कशन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स a student mentions that acids can be classified based on their strength। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएच रेंज ऑफ एसिड एंड बेसिस। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट आयनाइजेस completely in aqueous solution, it releases more number of hydrogen ion when dissolved in water। जो वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो इसका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दूसरा है वीक एसिड। वीक एसिड इज एन एसिड दैट आयनाइजेज पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका आयनाइजेशन क्या होता है, पार्शियली होता है। इट रिलीजेस फ्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, तो दोनों को वाटर में जब डिजोल्व किया जाता है तो एक में जो है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो वीक एसिड होता है हाइड्रोजन आयन थोड़े बहुत उसमें रिलीज होते हैं। दूसरे क्वेश्चन एग्जाम्पल बताना आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड भी होते हैं लेकिन आपको एक बताना था। एंड ऑफ वीक एसिड, और वीक एसिड का क्या होता है, एसिटिक एसिड, यानी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे वीक होते हैं। तो और भी एग्जाम्पल होते हैं, फॉर्मिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, ये सारे जो है वीक एसिड होते हैं। तो आपको एक बताना था, तो एसिटिक एसिड ये है, फॉर्मूला सीट आपको लिख देना है। सी वाले में है पीएच रेंज बतानी थी आपको एसिड और बेस की। तो एसिड की पीएच रेंज क्या होती है, 0 to 6.9, और बेस की जो है पीएच रेंज होती है 7.1 to 14। तो इसलिए ये 7.1 इसलिए है क्योंकि 7 जो था न्यूट्रल होता है, इसलिए यहाँ से 0 to 6.9 की पीएच रेंज आप एसिड में लिखेंगे, और 7.1 से लेके 14 तक जो है रेंज लिखेंगे बेस की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कंपेयर द लिस्टेड प्रॉपर्टीज बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको टेबल में इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, इसमें 3 डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है, और कोवैलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है, लो होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इसको आंसर ऐसे लिख देना है, ये प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड में आपको यहाँ पे लिख देना है जो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे रखा, हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड तो दे नहीं रखा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि हाई होता है, हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका कारण क्या है कि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको ब्रेकअप करने के लिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, दूसरा डिफरेंस क्या था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको लिख देना है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और डिजोल्व इन वाटर। जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है या फिर मोल्टन स्टेज में होता है तो आयनिक कंपाउंड्स तभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी किसके थ्रू, आयन के थ्रू। आयन क्या करते हैं, लिक्विड में ही फ्लो करते हैं। तो दूसरा है कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, क्योंकि इनमें फ्री आयंस नहीं होती है, चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा डिफरेंस क्या था, फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर क्या है, यूजुअली फाउंड इन सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कोवैलेंट कंपाउंड में लिख देना कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में रह सकते हैं रूम टेम्परेचर में। जैसे रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है।
तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट में हो सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ये चॉइस का क्वेश्चन है। ए मेटल डी कंबाइंस विद नॉन मेटल ई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कंपाउंड जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड जी। तो कंपाउंड जी में किस तरह का बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये कोई मेटल है और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, कोई आयन बनाता है। मान लिया सपोज करो कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके आउटर डीप के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री करके क्या बना देगा, ये 2+ पॉजिटिव आयन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गए। अब क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को, नॉन मेटल है कोई जिसके साथ इंटर करके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ई वाला जो है क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और क्या बना देगा, E2- आयन बना देगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों आयन बन गए जो, तो दोनों क्या होंगे, एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव बन गया, दोनों स्टक टुगेदर हो जाएंगे ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, थर्ड कंपाउंड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड का नाम क्या दे रखा है, यही आपका क्या है, जी है। D2+ और E2- दोनों को मिला के क्या बन गया, जी। तो ये जी कंपाउंड क्या है, क्या बोलेंगे इसको, आयनिक कंपाउंड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड, तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ बॉन्ड होगा आयनिक, ये फर्स्ट का। सेकंड का क्या है, विल दिस कंपाउंड डिजोल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल। तो सेकंड में लिख देना नो, क्योंकि ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड विल ऑलवेज डिजोल्व इन वाटर। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक, सिंस कैरोसिन एंड पेट्रोल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सोलवेंट लिख सकते हो। तो ऑर्गेनिक सोलवेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक सोलवेंट में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही डिजोल्व होता है। थर्ड, कमेंट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जी। तो क्या होगा, आपने लिख देना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जी। थर्ड का आंसर में क्या लिख देना, हाई लिख देना। किसका, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ये आंसर लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर 3 कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिख देना है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसको 3 पार्ट्स में 3 कंपोनेंट होते हैं स्टमक में जो रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक इन्वायरमेंट, हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन एंड किल्स बैक्टीरिया। एक तो बैक्टीरिया किल करता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम, पेप्सिनोजन। इट इज एन इनएक्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट्स टू पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक की वॉल्स में जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, तो पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तीसरा है म्यूकस, प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड होता है, तो ये जो इसकी वॉल से क्या निकलता है, सीक्रेट म्यूकस भी निकलता है जो स्टमक की लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस, ये 3 कंपोनेंट लिख देने थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, म्यूकस, और इनका एक एक यूज। Our question number 30, write a difference between inherited and acquired traits, giving one example of each. Name the information source for protein synthesis in the cells. तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स
ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग थ्रू जीन्स। तो जीन्स के द्वारा जो ट्रेड्स आगे ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं उसको क्या बोलता है? जीन्स के थ्रू जो ट्रेड्स आगे जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, जैसे आई का कलर। दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेड्स, ट्रेड्स डेवलप ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस। तो जो आसपास के एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड आते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, क्योंकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है उसका इन्फ्लुएंस उस पर पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड, जैसे लर्निंग टू राइड ए बाईसाइकिल। बी का आंसर होगा नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो उसका क्या नाम है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर प्रोटीन। ये क्या करता है आगे? डीएनए सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से क्या करता है आगे इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन बनाने के लिए। सेल्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, उनके जरिए क्या है डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है और जो प्रोटीन को सिंथेसिस में मददगार होते हैं। तो डीएनए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए पर्सन हैज डिफिकल्टी विद नियर विजन टास्क लाइक रीडिंग और वर्किंग ऑन कंप्यूटर बट कैन सी ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस क्लियरली। यानी दूर की चीज़ें तो दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो ये क्या होगा? ये है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? दूर की चीज़ें तो दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। लेकिन इसका नाम, इसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि मान लिया सपोज करो क्या ये आई लेंस है और ये रेटिना हो गया और नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये डिफेक्टिव आई है जैसे, तो इसमें क्या होता है? ये जो इमेज फॉर्मेशन है रेटिना से बियॉन्ड बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, यानी आई लेंस के पीछे। यहाँ रेटिना में न बन के कहाँ है? रेटिना से पीछे बनती है। तो क्यों है? ये आई लेंस है, तो आई लेंस से क्या बन रहा है? ये इमेज दूर बन रहा है। क्या हो गया? ये दूर, क्योंकि इमेज दूर बनता है इसलिए इसका नाम फार साइटेडनेस है। लेकिन इसमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो नेम द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया होगा। द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज इन अबाउट डिफेक्ट, तो किसका करेंगे? जो कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होता? कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा? करेक्टिव लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड पार्ट का आंसर होगा स्टेट 2 कॉजेज फॉर ईच सच ए डिफेक्ट। तो दोनों कॉज क्या है? एक तो सॉल्टनिंग ऑफ आईबॉल, तो आईबॉल सॉल्टनिंग का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है आईबॉल? मान लिया सपोज करो कि ये क्या है? आई है। अब ये आई क्या हो जाती है? ऐसे फ्लैट हो जाती है, यानी इसको बोलते हैं सॉल्टनिंग ऑफ आईबॉल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा? इसमें नज़दीक की चीज़ का जो इमेज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसका ज़्यादा होगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने की वजह से इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना से बियॉन्ड बनेगा। तो इसको बोलते हैं सॉल्टनिंग ऑफ आईबॉल। दूसरा कारण हो सकता है कॉर्निया फ्लैट हो जाता है, फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया। तो फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया क्या है? मान लिया सपोज करो ये आई है, अब यहाँ पर कॉर्निया जो होता है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, और ये ऐसा करके ये हो जाती है फ्लैट। फ्लैट का मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाती है? ऐसे फ्लैट हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा? जो नेट फोकल लेंथ होगी आई की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें भी इमेज क्या होगा? बियॉन्ड द रेटिना बनेगा इमेज। तो फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया, जिससे रिफ्रैक्शन ढंग से नहीं हो पाता। तो ये इसके 2 कॉज लिख देने थे।
अब है क्वेश्चन नंबर 32। ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ, राइट फार्मूला फॉर कोवेलेंट रेजिस्टेंस RS ऑफ सीरीज एंड RP ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स वैल्यूज R1 R2 R3। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स ने जो ऑब्जर्वेशन करी है उसने वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है, ग्राफ बनाया। मतलब जैसे जैसे उसने करंट बढ़ाया होगा तो वोल्टेज भी, उसने देखा कि वोल्टेज भी बढ़ रही है। तो ये ग्राफ क्या है, सीधे लीनियर, ये है स्ट्रेट लाइन आ गई ग्राफ। तो ये उसने करा। तो क्या है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पहले आपको लिख देना है कि लेट V इज वोल्टेज, I इज करंट, और फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख देना है। तो ये क्या हो गया, R मल्टी I। तो यहाँ पर R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट है होती है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, यानी करंट को क्या है, बढ़ने नहीं देता, कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको, इसकी यूनिट होती है क्या, यूनिट होती है इसकी ओम। अब हमें बताना है राइट फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS ऑफ द सीरीज। 3 रजिस्टर दे रखे हैं R1 R2 R3। तो सीरीज में इनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कम्बिनेशन में लिख देना आपको RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसको कैलकुलेट करके RP आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। और 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 60 × 60 सेकेंड। क्योंकि SI स्टैंडर्ड है, SI स्टैंडर्ड जूल है एनर्जी का। तो SI स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या होगा, किलोवाट को वाट में चेंज करना पड़ेगा, और आवर को SI स्टैंडर्ड जो टाइम की यूनिट सेकंड होती है उसमें चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000 × 60 × 60, और ये हो जाएगा 36 मल्टी कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो ये हो गया कन्वर्जन 1 किलोवाट आवर का। अगला क्वेश्चन है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। बी पार्ट है राइट वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो क्या रूल है, ये रूल है इफ यू ग्रिप द करंट कैरिंग कंडक्टर विद योर राइट हैंड सच दैट your thumb points in the direction of current, then the curl of your fingers shows the direction of magnetic field around the conductor। अगर राइट हैंड में आपने किसी कंडक्टर को ऐसे ग्रिप करके पकड़ा और थंब का डायरेक्शन क्या शो करता है, करंट का डायरेक्शन शो करता है, तो ये टिप्स की फिंगर्स है, ये क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो क्या है ये, क्लॉकवाइज। तो आपको ये याद ऐसे रखना है कि अगर करंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको लिख देना है कितना, क्लॉकवाइज। और यदि करंट का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्लॉकवाइज किस केस में है, अगर करंट का डायरेक्शन वेस्ट में है I,
तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। यदि करंट का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ऐसे करके ही याद करना है, और यही करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये है रिलेशन। अगला क्वेश्चन है, राइट वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो इसका स्ट्रॉन्ग क्या बताना है आपको, यूज बताना। सबसे पहले बात है कि सोलेनोइड क्या होती है। A solenoid is a cylindrical coil of wire that acts as a magnet when electric current flows through it. It has several uses due to its ability to generate a strong and uniform magnetic field inside it. तो ये तो सोलेनाइड होता है, सिलिंड्रिकल शेप में वायर को ऐसे मोल्ड अप किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सोलेनाइड। और सोलेनाइड का सबसे मेन यूज़ है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत यूज़ होता है। सोलेनाइड आर यूज टू क्रिएट टेम्पररी मैग्नेट्स। टेम्परेरी इसलिए कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तब तक इसमें मैग्नेटिज्म होता है, स्विच ऑफ करने के बाद मैग्नेटिज्म स्विच ऑफ हो जाता है। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स फॉर एप्लीकेशन लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स, रिलेज हो गया, एंड सर्किट ब्रेकर्स। तो रिलेज का बहुत यूज़ होता है, रिलेज का यूज़ स्टेबलाइजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट हैं सब जगह होता है। तो सर्किट ब्रेकर्स हो गया, एमसीबी जो घरों में होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो पुल करता है स्विच को और स्विच ऑफ हो जाता है। तो एमसीबी में ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा एक्सेस करंट की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये इसी की वजह से पॉसिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36 तक, ये 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, दो चॉइस हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में है ए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो प्रोपेन में कितने एटम होते हैं, कार्बन के 3 एटम होते हैं। प्रोपेनोइक एसिड बनाना है आपको। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो ये क्या होता है, ये बना देना आपको। तो ये अटैच कर लेते हैं कार्बन के इस एटम में, और बाकी की जो है आपको ये हाइड्रोजन एटम अटैच कर देना है। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है उस हिसाब से। तो ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड पार्ट बेंजीन। तो पहले बेंजीन को बता देते हैं आप, बेंजीन क्या है। एक्चुअल में जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे, एल्केन होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी बेंजीन बच्चों ये अलग कैटेगरी का कंपाउंड्स है। ये तीनों को बोलते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक, और कुछ एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमा होता है, जो खुशबूदार होते हैं, एक स्पेसिफिक एरोमा होती है उनमें, तो इसलिए इनको एरोमेटिक बोलते हैं, यानी बेंजीन टाइप के। तो ये क्लोज रिंग में होते हैं, लेकिन में क्या होता है, अब एल्किन एल्काइन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में क्या होता है, 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन बेंजीन में क्या होता है, इसमें जो है 3 कार्बन एटम के बीच में क्या होती है, डबल बॉन्डिंग होती है। तो इनमें, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, अल्टरनेटिवली दिखा देते हैं डबल बॉन्ड।
अभी अल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक एक छोड़ के आप कहीं भी बना सकते हैं इसको। सी हो गया कार्बन के 6 एटम और इनसे अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन की 4 वैलेंसी आपको क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। तो ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ये बी पार्ट है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, कंस्ट्रक्ट है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ए होमोलोगस सीरीज is a group of organic compounds with the same functional group and similar chemical properties in which each successive member differs from the previous one by a CH2 unit. दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या था, कंस्ट्रक्ट है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले मेंबर क्या होता है इसका, पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n। और पहला मेंबर क्या है इसका, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पहला मेंबर क्या होता है C2H4। दूसरा मेंबर क्या होता है, एथीन के बाद प्रोपीन, कार्बन के 3 एटम होंगे, हाइड्रोजन के उसके डबल 6। और तीसरा होता है C4H8, चौथा होगा C5H10 और फिफ्थ होगा C6H12। तो यहाँ पर कार्बन के 3 एटम जिसमें होते हैं उसका नाम क्या होता है, क्या रखेंगे, प्रोपीन। और ये हो गया आपका ब्यूटीन, कार्बन के 4 एटम, कार्बन के 5 एटम यानी पेंटीन, और कार्बन के 6 एटम मतलब हेक्सीन। तो इसमें प्रत्येक जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं सब में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये होगी क्या आपकी, सबके बीच में क्या है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये तो होगी एल्कीन का होमोलोगस ग्रुप, एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज ये हो गई। तो क्या है कि CnH2n सबको एक ही कैटेगरी में हमने डिफाइन कर दिया। तो ये जो 6 मेंबर हैं इनके सबके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या करती हैं, मिलती जुलती है। और सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक होमोलोगस सीरीज का। तो ऐसी होमोलोगस सीरीज और भी बन सकती हैं, जैसे कि एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये अलग किस्म की होमोलोगस सीरीज हो गई। अब है अगला क्वेश्चन, सी पार्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनॉल हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, नेम द रिएक्शन ऑल्सो। तो एल्कलाइन KMnO4 जो एथेनॉल को जब हीट किया जाता है तो एथेनॉल को बना लेते हैं CH3CH2OH। और जब ये एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, CH3COOH। यानी ये था एथेनॉल और हीट करने के बाद बन जाता है एथेनोइक एसिड। और इस रिएक्शन का नाम बता रहा है, नेम द रिएक्शन ऑल्सो। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी है, ये रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम का गेन हो रखा है, एथेनॉल में ऑक्सीजन का एक एटम था, यहाँ 2 एटम हो गए, गेन हो गया। तो क्या है ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट, इसमें चॉइस दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है, नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड स्टेट इट्स डॉट स्ट्रक्चर। राइट द रोल ऑफ concentrated H2SO4 in this reaction।
तो क्या बता रहा है ये, एथेनॉल को हीट किया गया है, एथेनॉल CH3CH2OH, ये एथेनॉल हो गया। एथेनॉल को हीट किया जाता है कौन से टेम्परेचर पे, 443 केल्विन, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा आपका CH2 यानी एथीन बन जाएगा। ये हो गया एथेनॉल और ये हो गया एथीन, और यहां पर वाटर बन जाएगा। और आपको क्या बताना है, एथीन का डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो एथीन का डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, एथीन का डॉट स्ट्रक्चर, इसके लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, C, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इधर, कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। ये तो हो गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन एटम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वो दिखा देते हैं क्रॉस करके, ये इधर हो गया। अब क्या करना है, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉनों का सर्किल बना लेते हैं। ये बन गया 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के सराउंडिंग में, और इधर हो गया दूसरा वाला कार्बन एटम के ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा लेते हैं ऐसे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। अब क्या बता रहा है, राइट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे जो एथेनॉल है उसमें से वाटर का लॉस हो रखा है, वाटर का लॉस हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो H2 कंसंट्रेटेड जो H2SO4 है उसका रोल है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में एथेनॉल से वाटर का लॉस हो गया, तो इसलिए क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, ए कंपाउंड X विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6O reacts with sodium to give base Y and gas that burns in with pop sound. Identify X and Y. Write the name of functional group compound X possesses. Write chemical equation for the reaction involved. तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दे रखा है X का, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दे रखा है, C2H6O दे रखा है। तो इसका जो है जो कंपाउंड है X क्या होना चाहिए, X हो जाएगा आपका C2H5OH। इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल फार्मूला फॉर, ये हो गया C2H5OH। अब क्या बताना है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH। अब ये बता रहे कि रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ रिएक्शन दिखा देते हैं CH3CH2OH। तो ये जो प्रोडक्ट X है ये क्या है, एथेनॉल, और इसकी रिएक्शन दिखा देते हैं सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ ये क्या बना लेगा, CH3CH2, और हाइड्रोजन के एटम को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इधर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस ये बन गई, दिस इज द गैस दैट बर्न्स विथ पॉप साउंड।
तो हमारा जो एक्स है वो क्या हो गया, एक्स तो हो गया एथेनॉल। अब बनने वाला जो प्रोडक्ट है वाई, वो क्या है, एक बेस है जो ये है, क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये वाई है, ये हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। अब क्या बताना है, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड एक्स पजेजेस। तो एक्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। बाकी केमिकल इक्वेशन हमने ये दिखा दिया, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट हैपन्स व्हेन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। दूसरा है हाइड्रा इज कट इनटू मैनी पीसेस, स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स, मेंशन द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द थ्री केसेस। और सेकेंड पार्ट है व्हाट हैपन्स विद ओवल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। तो एक एक करके करते हैं क्वेश्चनों को। व्हाट हैपन्स व्हेन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल, इसका आंसर लिख देना है व्हेन ब्रायोफाइलम लीव्स फॉल ऑन द सॉइल दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स थ्रू द ग्रोथ ऑफ एडवेंशियस बड्स ऑन देयर मार्जिन्स। तो जैसे ब्रायोफाइलम की लीव्स सॉइल में गिरती है विद मॉइस्चर के साथ में, तो क्या होता है, इसकी जो एजेस हैं, ये किनारे की जो लीव्स का किनारे का पार्ट है, इसकी जो नोचेस हैं, यहाँ पे जो है प्लांटलेट्स ग्रो होने लगती हैं। दिस मेक्स ब्रायोफाइलम एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। और हमें क्या बताना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगला पार्ट है हाइड्रा इज कट इनटू मैनी पीसेस। तो इसका आंसर लिख देना, व्हेन ए हाइड्रा इज कट इनटू मैनी पीसेस इट यूजेस ए प्रोसेस कॉल्ड रीजनरेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, टू हील एंड ग्रो। तो इसमें हाइड्रा के जितने पीस होते हैं, हर पीस से एक नया हाइड्रा ग्रो होने लगता है। ईच पीस कैन रिबिल्ड द मिसिंग पार्ट्स एंड डेवलप इनटू ए न्यू हाइड्रा। तो क्या है इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा रीजनरेशन, रीजनरेशन। अगला पार्ट है स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स। तो इसका आंसर है व्हेन द स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड माउल्ड मैच्योर दे बस्ट ओपन रिलीजिंग टिनी lightweight spores into the environment. These spores are dispersed by the wind, water or other agents. When a spore lands on a suitable surface with warmth, moisture and nutrients, it germinates to form new thread-like structure called hypa, restarting the mould's life cycle. तो ये जो ब्लॉब टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, मैच्योर होने पे ये बस्ट हो जाते हैं, यानी विस्फोट हो जाता है इनमें। और इसके अंदर जो होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। और फटने के बाद ये स्पोर्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में ऐसे तैरने लग जाते हैं। और जहाँ कहीं भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है इनको, जैसे ब्रेड हो गया, तो ब्रेड न्यूट्रिशन के लिए क्या हुआ है, वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं। न्यूट्रिशन होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, वार्मथ होना चाहिए, और ये सेटल डाउन। तो एक सिंगल स्पोर्स एक क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पूरा हाइपा का नेटवर्क बन जाता है ब्रेड में। तो ऐसे करके ये मतलब ये रिजल्ट होता है। अगर क्या होगा, क्वेश्चन क्या था, स्पोरेंजिया ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स। तो लिबरेट, अगर स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या होता है, ऐसे करके इसकी लाइफ साइकिल मेंटेन करता है, रिस्टार्टिंग द माउल्ड्स लाइफ साइकिल। अगला क्वेश्चन है
सेकेंड पार्ट, व्हाट हैपन्स विद ओवल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। तो ओवल का क्या होता है, ओवल क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड ओवल बिकम्स अ सीड, द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवल डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओवल सराउंडिंग टिश्यू फॉर्म्स द सीड कोट। तो होता क्या है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर क्या होता है, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ओवल्स होते हैं, ओवल्स होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ओवल के अंदर एग होते हैं। और जैसे ही पोलन ग्रेन आता है, पोलन ग्रेन जैसे एंटर करते हैं, पोलन ट्यूब्स में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर क्योंकि ये पेयर फॉर्म में रहता है पोलन ग्रेन्स, तो जो है ये क्या करता है, यहाँ पे जो ओवल है, ओवल के अंदर एग्स को फर्टिलाइज करता है, और इस प्रकार से क्या होता है, फर्टिलाइज जो ओवल होता है वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो ओवल का क्या होता है, ओवल की जो कवरिंग होती है ये, वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवल कित में चेंज होता है, सीड में चेंज हो जाता है। ओवरी में क्या होता है, द ओवरी बिकम्स ओवरी, द ओवरी विच कंटेन्स द ओवल्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। तो ये ओवरी की जो वॉल्स दिख रही है आपको, ये फ्लैशी बन जाती है, जैसे जैसे सीड ग्रो होने लगते हैं तो ये फ्लैशी होने लगता है, क्योंकि सीड को न्यूट्रिशन देना होता है। और जो है उसके बाद ये पूरा जो ओवरी का कवर है ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। अगला है सेकंड पार्ट, राइट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओवरी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग्स। टेस्टिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पर यूटेरस में क्या लिखते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, यानी फर्टिलाइज जो एग होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद यही फीटस में कन्वर्ट होता है। वास डिफरेंस में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 36, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज ए रेटिंग ऑफ 1500 वाट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड। तो हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। 1500 वाट यानी पावर दे रखी है 1500 वाट, और वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज कितनी है, ये वोल्टेज हो गई 220 वोल्ट। अब पहले पार्ट में हमें करंट निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है, V मल्टी I, यानी वोल्टेज मल्टी करंट। तो वोल्टेज तो हमें दे रखी 220, करंट निकालना है, P भी दे रखी पावर 1500 वाट। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 अपॉन 220, कैलकुलेट करके कितना आ गया, 75 अपॉन 11। तो I इक्वल टू 75 अपॉन 11 आ गया। ये क्या आ गया, एम्पियर। इसको बाद में कर लेंगे कन्वर्ट डेसिमल में, अभी करते हैं आगे सेकंड पार्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अब करंट हमारे पास आ चुका है, करंट हमारा निकल चुका है, वोल्टेज कितनी है 220। तो रेजिस्टेंस निकालते हैं ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो V कितना दे रखा है 220, और करंट हमारा आ चुका है 75 अपॉन 11। तो ये क्या हो जाएगा, 220 मल्टी 11 अपॉन 75। 5 से काट लेते हैं इसको, 15 40, 5 से फिर कट रहा है, तो कितना हो गया ये 88 अपॉन 3, 88 अपॉन 3। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको तो कर सकते हैं, 6.81 एम्पियर लगभग।
और ये हो जाएगा हमारा लगभग 29.3 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब थर्ड पार्ट में बता रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन 3 आवर। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी P मल्टी टी, यानी पावर मल्टी टाइम। पावर हमारे पास दे रखा है 1500 और टाइम दे रखा है कितना, 3 आवर्स। चाहो तो पावर को आप चेंज कर सकते हो किलोवाट आवर में, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4500 वाट आवर। अगर किलोवाट आवर में चेंज करना है तो कितना हो गया, 1000 से डिवाइड करके हो जाएगा ये 4.5 किलोवाट आवर। पार्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज में, द एक्सेस करंट breaks the fuse, break the fuse wire and saves devices। अगला है सेकंड पार्ट, नेम एनी 2 इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सेकंड का है, एक तो हो गया हीटर, दूसरा हो गया आयरन। अगला है सेकंड पार्ट का ये, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी रेजिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी of a substance of a conductor which opposes the flow of current, the flow of electric current। State the factors on which resistance of conductor depends। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक तो पहला पॉइंट क्या है, रेजिस्टिविटी, जिसके लिए हम लिखेंगे टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर किस टाइप का है। दूसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बी वाला है, नेम द डिवाइस विच इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या होती है, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, रियोस्टेट, RHEO, रियोस्टेट। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसमें हम डायरेक्ट करंट को ना चेंज करके हम क्या करते हैं, हम करते हैं रेजिस्टेंस चेंज। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सी वाला है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ। यहाँ पे करते हैं इसको, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 स्क्वायर मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो जो दे रखा है हमें वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इसको SI स्टैंडर्ड में चेंज कर लेते हैं। तो 50 सेंटीमीटर मीन 50 × 10⁻⁻², ये तो हो गया आपका क्या मीटर में। वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, 0.01 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.01 × 10⁻⁻3। तो ये क्या हो, सेक्शनल एरिया है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसको 10⁻⁻6 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 10⁻⁻6 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है? 5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। निकालना क्या है हमें? रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, R = रो L/A। तो रो कितना है? 5 × 10⁻⁻8 और लेंथ कितनी है? 50 × 10⁻⁻2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 0.01 × 10⁻⁻6। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻², तो ये डेसिमल यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब करते हैं 5 की मल्टी 55 से कर लें तो कितना हो गया? 250 मल्टीप्लाई 10 के एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 10⁻⁻8 -2 + 2 -6 ऊपर के आ जाए 6 + 6। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 250 × 10 की पावर क्या हो गया? ये कैंसिल। -8 + 6 कितना हुआ? -2, जिसको हम क्या ले सकते हैं? 250 अपॉन में, तो कैलकुलेट करके कितना आ गया? 2.5 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? 2.5 ओम। तो बच्चों, अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो बच्चों अब है सेक्शन ई। सेक्शन ई में दे रखे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 37 से लेके क्वेश्चन नंबर 39। इसमें जो है 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अब है क्वेश्चन नंबर 37। Salt plays a very important role in our daily life. Sodium chloride, which is known as common salt, is used almost in every kitchen. Bleaching powder is also a salt used as an oxidizing agent in many chemical industries. The family of salts is classified on the basis of cations and anions present in them. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का ए पार्ट है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड किससे बनाया जाता है? एक तो एसिड इसमें इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन जाएगा? NaCl प्लस में वाटर। तो ये प्रोसेस क्या है? ये जो रिएक्शन है क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपको लिख देना था। सोडियम क्लोराइड ये आपका क्या हो गया? कॉमन साल्ट, यानी ईटिंग साल्ट जिसको बोलते हैं। तो ये कॉमन साल्ट है। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द कैटाइंस एंड अनाइन प्रेजेंट इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको आइडेंटिफाई करना है कि एनाइन क्या है, एनाइन और कैटाइन क्या है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? ये 2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और OH-। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? जो पॉजिटिव वाला है इसको क्या बोलते हैं? कैटाइन, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? एनाइन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैटाइन क्या है? सोडियम, और एनाइन ये OH हाइड्रोक्सिल। अब है अगला क्वेश्चन, राइट वन यूज ऑफ ईच बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है कुकिंग ऑफ द फूड, और वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है इसको क्लॉथ को वॉश करने में भी किया जाता है। कैसे? तो बेकिंग सोडा जो है, इट इज यूज्ड एज ए लीवरिंग एजेंट इन द बेकिंग व्हेन मिक्स्ड विद एन एसिडिक इंग्रेडिएंट इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे फूड में डाला जाता है तो फूड में जो है एसिड का काम, जैसे टोमेटोज हो गया और जो और भी कुछ एसिड्स होते हैं,
उनके साथ जो है बेकिंग सोडा रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो उससे जो है एक तो मिक्सचर क्या हो जाता है, फूड का फ्लफी हो जाता है, जल्दी बनता है। तो इसलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, इट इज़ यूज्ड एज ए वाटर सोपनर इन लॉन्ड्री। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है जो हार्ड वाटर होता है उसके हार्डनेस को हटाने के लिए। अब होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो कार्बोनेट आयन होता है, तो हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट बेसिकली किस में चेंज हो जाता है, Na2CO3 चेंज हो जाता है किसमें, सोडियम और कार्बोनेट आयन में चेंज हो जाता है। और ये कार्बोनेट आयन जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट वाटर में डिजोल्व होती है जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, उनके साथ क्या बना लेता है, ये इनके कार्बोनेट बनाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये वाटर में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिससे हार्डनेस दूर हो जाती है वाटर की। तो ये होता है वॉशिंग सोडा का रोल। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन जिप्सम एंड वॉशिंग सोडा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन refers to the water molecules that are chemically bonded to the ions or molecules in a crystalline solid. These water molecules are an essential part of the crystal structure and are included in the compound's formula. They are not free water but are bounded within the crystal lattice. तो होता क्या है, जैसे कि जिप्सम है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ जाओगे। जिप्सम है तो जिप्सम में कितना होता है, CaSO4 और इसमें जो होता है 2H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। वॉशिंग सोडा में क्या होता है, Na2CO3 और इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन्स आर केमिकल इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन minute amounts and are directly poured into the bloodstream. The animal hormones are secreted in the desired amounts by the endocrine glands. Each hormone is responsible for carrying out specific action in the body. The deficiency or excess of hormones has a harmful effects on our body. Hence, the timing and the amount of hormones secreted by glands are controlled by the feedback mechanism. तो ए है, नेम द हार्मोन दैट आर रिलीज्ड इन ह्यूमन फीमेल्स एंड मेल व्हेन दे रीच प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में जो मेल होता है, प्यूबर्टी के दरमियान कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से 13, 14, 15 की एज में जो होती प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, मेल है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं और आवाज़ भारी होने लगती है। और क्या होता है, जो हेयर होते हैं बॉडी में वो आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में क्या होता है, फीमेल बॉडी में 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं प्यूबर्टी के दरमियान। एक होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है, जो प्यूबर्टी के दरमियान जैसे कि गर्ल्स में जो हीप होते हैं, हीप ब्रोडन होने लगते हैं, ब्रीस्ट क्या होती है, ब्रीस्ट ग्रो होने लगती है, तो ये एस्ट्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट आइदर सपोर्ट सी और डी। सी है, राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन
कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन, और इसका फंक्शन है स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड सेल रिप्रोडक्शन, प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। तो ये माइटोसिस और मेयोसिस जो प्रोसेस होती हैं, ये जो है ग्रोथ हार्मोन ही कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? इससे हार्मोन सीक्रेट होता है थायरोक्सिन, और इसका फंक्शन है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म? तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, दीज आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी। तो पूरी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं उनको कंट्रोल करता, बैलेंस रखता है, ताकि हम हेल्दी रहें और प्रत्येक फंक्शन प्रॉपर, प्रत्येक जो ऑर्गन है प्रॉपर फंक्शन करता रहे। इसके लिए हमारा सिस्टम जो है बैलेंस बना के रखता है, इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म इज द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी मेंटेन्स बैलेंस, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस बनाए रखना। जैसे फ्लूइड्स बनते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, तो उनमें बैलेंस बनाने को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। बाय डिटेक्टिंग चेंजेस एंड रिस्पॉन्डिंग टू देम, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में भी कुछ चेंज होते हैं, ताकि हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इट वर्क्स इन टू वेज, तो ये दो तरह से काम करता है। नेगेटिव फीडबैक, द बॉडी रिड्यूसेस और स्टॉप्स द प्रोसेस व्हेन द डिजायर्ड लेवल इज रीच्ड, मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल। एग्जाम्पल है इसका। पॉजिटिव फीडबैक का क्या है? द बॉडी इंक्रीजेज द प्रोसेस टू अचीव ए स्पेसिफिक आउटकम, जैसे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ में जो कुछ भी हमारी बॉडी, मतलब कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे केमिकल सीक्रेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस समय कुछ चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। इट हेल्प्स द बॉडी स्टे स्टेबल एंड फंक्शन प्रॉपरली। अगला क्वेश्चन नंबर 39। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स consist of number of lenses. They are combined to increase the magnification and sharpness of the image. The net power P of lenses placed in contact is given by algebraic sum of powers of individual lenses, P1, P2, P3 dot P equal to P1 plus P2 plus P3. This is also termed as simple additive property of power of lens, widely used to design lens system of cameras, microscopes and telescopes. These lens systems can have combination of convex lens and also concave lens. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, what is the nature of combination of convex lens of power 5D and concave lens of power 2D? तो convex lens पहले का आंसर होगा। convex lens की हमें क्या दे रखी है? convex lens की पावर है, इसको P1। convex lens की पावर क्या होती है? प्लस में होती है, प्लस 5D। और कॉन्केव की दे रखी है, कॉन्केव लेंस, इसकी पावर को P2 मान लेते हैं। इसकी है कॉन्केव लेंस की पावर क्या होती है? माइनस में होती है, -2D। अब नेट पावर क्या हो जाएगी? P नेट और पावर जो है अलजेब्रिक सम होता है, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 5D प्लस -2D। तो ये कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा? प्लस का 3D आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये कॉन्वेक्स लेंस की पावर आ गई, तो इसका मतलब क्या है? नेचर क्या होगा इसका? कन्वर्जेंट। तो ये कम्बिनेशन का नेचर क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट लिख देना आपको। नेट पावर उसकी क्या होगी? कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंट लिख देंगे। बी में पूछ रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस पावर -2.5D। तो पावर कितनी दे रखी है? -2.5D।
और हमें निकालनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, 1/p हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/-2.5। डेसिमल हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कितना आ गया है, -0.4 मीटर, क्योंकि डी है पावर, तो ये फोकल लेंथ मीटर में आ गई, तो इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -40, यानी -40 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ आ गई। अगला क्वेश्चन है सी, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजिशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर -0.1d when an object is placed at a distance of 20 cm from its optical center। तो हमें पावर क्या दे रखी है, पावर दे रखी है -0.1d। तो यहाँ पर से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, F = हो जाएगा 1/-0.1, यानी कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में चेंज करके हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो ये आ गई फोकल लेंथ। अब क्या बता रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसका फोकल लेंथ दिखा देते हैं यहाँ पे F। कितनी फोकल लेंथ कितनी है, 1000 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को कौन सी डिस्टेंस में रखा गया है, 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हमें रे डायग्राम बनाने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसकी इमेज की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/1000 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, और u क्या होगा, माइनस में होगा, u हमेशा माइनस में होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/v + 1/20, और 1/v निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, 1/v = 1/1000 - 1/20, जो कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा कितना, 1000 1 - 50, ये हो जाएगा हमारा -49/1000 1/v। तो यहाँ पर से v = हमारा आ जाएगा लगभग -20.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इमेज यहाँ पे बनेगी तो कैसे बनाएंगे, रे डायग्राम क्या बनेगा, एक यहाँ पर ये फोकल लेंथ हो गई, और एक रे हम पैरेलल दिखा देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जो इसकी फोकल पॉइंट से होते हुए पास आउट होगी, और दूसरी रे दिखा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ये लाइट रे राइट हैंड साइड में नहीं मिलेगी। तो इसको क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो पीछे की तरफ मिला के क्या हो जाएगा, ये इमेज बन जाएगी इसकी कहाँ, यानी मिरर के और लेंस के फ्रंट में बनेगी। ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज 20.4। इसको डॉट डॉट में दिखाना है आपको, डॉट डॉट लाइन में दिखाना है पीछे। तो ये हो गया रे डायग्राम इसका। अगला क्वेश्चन है डी पार्ट, हाउ इज वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस की जो वर्चुअल इमेज है, एक तो कॉन्वेक्स है और कॉन्केव, दोनों की वर्चुअल इमेज का क्या डिफरेंस होता है। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, हमेशा लार्ज होती, मैग्नीफाइड होती है,
और इसकी क्या होगी, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटी होती है। और दूसरी चीज क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन डू ए वोल्टेक्स कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। और दूसरी चीज क्या है, इसमें कॉन्केव लेंस में हमेशा बनती है इमेज, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इन कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में एट स्पेसिफिक पोजीशन लिखेंगे, एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, दोनों के बीच में होगा तभी जाके वर्चुअल इमेज बनेगी। इसमें लिख देंगे एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो ये कंडीशन हो गई, दिस इज द कंडीशंस। ये कंडीशन हो गई वर्चुअल इमेज की कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।